हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आप जानना चाहते हैं मैं अभी तक कौन से टॉपिक्स कवर कर चुकी हूं तो मैंने सारे वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं और पसंद आए तो आपको पता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख गया है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में मेजर पॉपुलेशन रहती है हमारी और रूरल एरिया का जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा या रूरल डेवलपमेंट होगा तो हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे, पहले देखेंगे कि बुक में आपको क्या डेफिनेशन दे रहे हैं रूरल डेवलपमेंट की, या रूरल डेवलपमेंट आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो हम समझते हैं वो हमारे हिसाब से, बट डेफिनेशन देखना जरूरी है। डेफिनेशन कहती है डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी, यानी वो एरिया जो थोड़े पिछड़े हुए हैं और विलेज इकोनॉमी में उनकी डेवलपमेंट नहीं है, उन एरिया का डेवलपमेंट, ये होता है आपका बेसिकली रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने समझा। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट जो है अब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कोई केस में कि आप कोई एरिया डेवलप करने जा रहे हैं तो पहले आप जाएंगे, फील्ड वर्क करेंगे, थोड़ा समझेंगे, और जब आप उस एरिया में जाएंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहां के लोगों से बात करके वहां के इश्यू समझने की कोशिश करेंगे। तभी तो आप समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और तब उनका सोल्यूशन देंगे। तो बेटर है कि हम लोग पहले समझें कि की इश्यूज क्या है रूरल डेवलपमेंट में। तो जो इश्यूज हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इश्यूज आपके सारे यहाँ पे मेंशन्ड है और इश्यूज बताते हैं कि लिटरेसी एक मेजर इशू है रूरल डेवलपमेंट में। क्यों? अगर रूरल एरिया के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पढ़ लिख के सर्विस सेक्टर में जाए, हम सीधा ये नहीं बात कर रहे। लेकिन वहां की जो प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, अगर थोड़ा सा लिखना और पढ़ना अगर रूरल एरिया में आता है तो वो जो नई नई एडवांस टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट करने के लिए, ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, उसमें वो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसलिए पढ़ना और लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, और अगर ये नहीं है तो वो एक इशू बन जाता है जो कि डेवलपमेंट में बीच में आता है और रूरल एरियाज को डेवलप होने से कहीं ना कहीं थोड़ा रोकता है। तो ये आपका एक इशू आ जाता है लिटरेसी। उसके बाद आपका आता है हेल्थ, बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। क्या बात हो रही है यहाँ पे, अगर रूरल एरिया में प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, या बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस नहीं है, थोड़ा गंदा है, तो हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। और रूरल एरिया में अगर लोगों की हेल्थ इंपैक्ट होगी तो आप लॉजिकली भी ये समझ सकते हैं कि रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज में ही ह्यूमन लेबर जो है वो ज्यादा लगता है, लेबर एफर्ट जो है वो ज्यादा लगता है, तो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ती है। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा था कि जब पॉवर्टी में भी हम लोग पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रहे थे तो रूरल एरियाज में कैलोरी वाला 2400 निकला था, बल्कि अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज चाहिए थी। तो क्यों ज्यादा कैलोरीज रिक्वायरमेंट होता है, क्यों न्यूट्रिशन लेवल ज्यादा जरूरत होती है रूरल एरिया में? क्योंकि वो लोग बहुत मैनुअल वर्क करते हैं, वो बहुत एफर्ट डालते हैं। ऐसे में अगर उनकी हेल्थ साथ नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने की वजह से आपका आउटपुट हैम्पर होगा, जो कि एंड में रूरल डेवलपमेंट में बीच में आएगा और रूरल डेवलपमेंट को रोकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लिटरेसी एंड हेल्थ आर द मेजर इश्यूज जो कि रूरल डेवलपमेंट में स्टॉपेज बनते हैं या जो उसमें प्रॉब्लम लाते हैं। उसके बाद हमारा है लैक ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या है, रूरल एरिया में प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी कमी है, यानी जो एग्रीकल्चर में भी कहीं लोग हैं, कहीं फैमिलीज हैं, अगर उनके पास एक लैंड है, उस लैंड पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है तो वहां पे 6 लोग काम करते हैं, तो बाकी के 4 लोग बस वहां पर हैं, जबकि वो कुछ भी अपनी प्रोडक्टिविटी कहीं और नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी है रूरल एरिया में। देन आपका आता है, इस पे हम आखिर में आएंगे, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि हमने समझा था कि लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन बहुत प्रॉपर्ली नहीं हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रॉपर्ली नहीं लगे थे, तो कहीं ना कहीं जो जमींदारी सिस्टम और ये सारे सिस्टम जो गए, लेकिन ये थोड़ा ना अपना प्रॉपर वहां पे जगह छोड़ गए। क्या हुआ कि अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो ज्यादा रेंट लेते हैं फार्मर से, या जो थोड़े एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, क्योंकि लैंड रिफॉर्म प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। तो इसने भी रूरल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं स्टॉपेज लाई, या कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो स्लो करी।
उसके बाद आता है आपका प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। प्रोडक्टिव रिसोर्सेस की कमी है, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें वहां पर नहीं आ पाती एग्रीकल्चर में, क्योंकि पहली बात उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है जो फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, और अगर वो अफोर्ड कर लें तो फार्मर्स इतने लिटरेट नहीं होते कि वो उसको पढ़ के समझ के ढंग से इंप्लीमेंट कर पाए। इस वजह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नहीं होते और फिर रूरल डेवलपमेंट आपकी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। देन आपका आता है मेजर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो मेजर्स थे पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो लिए तो जरूर गए, बहुत सारी स्कीम्स भी आई, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं या तो कुछ कमी थी या फिर वो इस तरह नहीं बेनिफिट दे पाए जो उनका एम था, जिस वजह से पॉवर्टी एलिवेट नहीं हुई। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आए, मेजर्स लिए गए, पर पॉवर्टी एलिवेट नहीं हुई। और जब पॉवर्टी नहीं खत्म हुई तो पॉवर्टी ना खत्म होने की वजह से जो गरीबी अपनी जड़ें छोड़ गई वहां पे रूरल एरिया में, उस वजह से रूरल डेवलपमेंट जो है वो स्लो रहा या कहीं ना कहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि अगर गरीब हो, एक किसान गरीब है, अगर एक किसान बेसिक एमिनिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो आगे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नई टेक्निक्स यूज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अपनी फार्मिंग में वो पैसा कहाँ से लाएंगे? जब वो पैसा नहीं लाएंगे, वो प्रोडक्टिविटी नहीं लाएंगे, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बेसिक करने के लिए इनकम नहीं है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए उनके पास इनकम नहीं है, तो वो बाकी चीजों के लिए कैसे इनकम लाएंगे? अगर आपकी अपने रोटी कपड़ा मकान के इश्यूज हैं तो आप कल को सोचो कि आपके घर में आप नया सोफा लाओ, लग्जरी लाओ, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, इसके लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे जब आपके पास बेसिक खाने के पैसे नहीं है? तो यही फार्मर के केस में हुआ, जब उनके पास बेसिक पैसे नहीं थे, जब पॉवर्टी नहीं खत्म हुई, तो वो आगे ग्रोथ में क्या लगाते, जब उनकी हेल्थ ही उतनी नहीं थी, प्लस उनको हेल्थ एक्सपेंडिचर भी नहीं थे देने के लिए, तो उनके ना ही आगे काम में पैसे लगे और रूरल एरिया में जो डेवलपमेंट थी वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। देन हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। ये एक बहुत बड़ा की इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों की इशू बन जाता है? क्योंकि अगर बहुत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके एरिया में या एक गांव में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, तो आप मेक श्योर नहीं कर सकते कि जो आउटपुट है वो पूरा आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, क्रेडिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि कोई रूरल बैंक हो या कोई और चीज हो जो क्रेडिट फैसिलिटेट करा पाए, तो प्रॉब्लम है। देन मार्केटिंग इश्यूज है। मार्केटिंग क्या हो गया? जब आप हार्वेस्ट करते हो और जब आप फाइनल सेल करते हो, उसके बीच की जो एक्टिविटीज होती हैं, फिर चाहे वो प्रोसेसिंग हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो उसको कहते हैं हम मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जब उसके लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, अगर आपने हार्वेस्ट कर लिया और आपको उसको फाइनल सेल करना है, पर उसके बीच की एक्टिविटीज की कमी की वजह से या टाइम की वजह से आपको स्टोर करना है, अगर आपके पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, ये सब नहीं है, तो आपका जो आउटपुट है या आपका जो प्रोड्यूस है, आपकी जो क्रॉप है, फूड ग्रेन है, वो क्या होंगी? वो खत्म हो जाएंगी, पेरिशेबल होती हैं, तो वो खराब हो जाएंगी। और वो अगर खराब हो गई तो क्या होगा? आउटपुट में कमी आएगी। तो कैसे आपका रूरल एरिया डेवलप होगा? यानी इससे समझ आ रहा है, इतना लंबा प्रोसेस हम पहुंच गए लिंकेज देख के, लेकिन जो बेसिक है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही नहीं होगा, ऐसे ही आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगर नहीं होंगी, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, आपने अपनी फूड ग्रेन बना के रख दी फाइनल सेलिंग के लिए और आपको उसको नियर बाय विलेज में छोड़कर आना है, पर अगर रोड्स ही सही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, और अगर उस रोड पे कोई ट्रक नहीं है जो मूवमेंट करा पाए आपके गुड्स की एक विलेज से दूसरे विलेज तक, तो आपका आउटपुट नहीं बिकेगा और इस वजह से उतने टाइम में वो खराब होके सड़ के फेंका जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? वेस्टेज होगी लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का एक इशू है। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, जैसे मैंने कहा कि अगर कंस्ट्रक्टेड ही नहीं है रोड्स तो ट्रांसपोर्ट आ भी जाए एक बार को, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक रूरल डेवलपमेंट आपकी नहीं होगी। तो ये सारे हैं की इश्यूज जो कि जिन वजह से ये वजह है। जैसे आप इमेजिन करो, आप किसी गांव में गए, आपने वहां की प्रॉब्लम समझने लगी कि आप रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहते हो, आप कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, आप वहां के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, पर आपने पहले उनसे समझा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी है प्रॉब्लम्स जिन्होंने आज तक रूरल डेवलपमेंट रोकी हुई है, जिस वजह से रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ये है की इश्यूज। की इश्यूज के बाद हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पे देखा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कि अगर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होगी आपकी,
क्रेडिट फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी प्रॉपर, फार्मर्स को पैसा मिल पाएगा, तो वो बेशक एक बार को उधार ले पाएंगे और वो अपने काम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो क्रेडिट बहुत मैटर करता है। लेकिन रूरल क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि अब हम इससे क्या आ रहे हैं, टॉपिक से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे रूरल क्रेडिट की। रूरल क्रेडिट मतलब कि गांव में, रूरल एरिया में आपको उधार कहाँ से, किन किन जगह से, कैसे कैसे मिल सकता है। तो रूरल क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट फॉर फार्मिंग फैक्ट्रीज, क्रेडिट फॉर फार्मिंग फैक्ट्रीज यानी उधार फार्मिंग फैमिलीज के लिए। तो अब इसकी नीड क्या है, फार्मिंग फैमिलीज को नीड क्यों है, उधार लेने की जरूरत क्या है, क्यों है, क्या वो सीड्स खरीद सकते हैं, पैसा उधार लेके एक गांव में एक फार्मिंग फैमिली सीड खरीद सकते हैं, फिर वो एडिशनल लैंड खरीद सकते हैं, एडिशनल लैंड के साथ साथ वो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स खरीद सकते हैं, जिन टूल्स से उन्हें खेती करनी है वो टूल्स खरीद सकते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स एंड सीड खरीद सकते हैं, जो उन्हें लगाना है अपने सीड, जैसे उन्हें क्रॉप ग्रो करनी है उसमें जो फर्टिलाइजर्स यूज होंगे, उसमें जो सीड्स यूज होंगी, वो यहाँ पे ले सकते हैं। ओल्ड डेट पे ऑफ करने के लिए, पुरानी उधारी पे करने के लिए, क्या पता वो नया क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस, अब क्या पता उन्हें पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट चाहिए। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हो सकता है आपका, मे बी किसी की शादी हो या किसी की डेथ हो या रिलीजियस कोई सेरेमनी हो, इन सब के लिए, इन सब का कुछ करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो उनको रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट इस वजह से भी हो सकती है। तो ये है रीजंस कि क्यों फार्मिंग फैमिलीज को रूरल क्रेडिट की जरूरत हो सकती है। उसके बाद टर्म ऑफ रूरल क्रेडिट, टर्म मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, कि कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आपको गांव में उधार अवेलेबल हो सकता है। पहला है शॉर्ट टर्म, थोड़े से टाइम के लिए भी अवेलेबिलिटी होती है। थोड़े से टाइम के लिए उसमें क्या आता है, 6 महीने से लेके 12 महीने तक, यानी आधे से लेके एक पूरे साल तक के लिए आप उधार ले सकते हैं। नॉर्मली किस चीज के लिए लेते हैं वो लोग, सीड्स खरीदने के लिए, टूल खरीदने के लिए, मैन्योर खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ये चीजें खरीदने के लिए नॉर्मली एक गांव में एक किसान शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं। फिर आता है मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म आपका था 6 महीने से 12 महीने, अब मीडियम टर्म इससे बड़ा होगा, तो मीडियम टर्म क्या आ जाता है, 1 साल से लेके 5 साल, 1 साल से लेके 5 साल तक अवेलेबल होता है मीडियम टर्म का क्रेडिट आपका। और ये मोस्टली किस लिए लेते हैं फार्मर्स, ये लेते हैं डिगिंग वेल, बाय मशीनरी, इन सब कामों के लिए मीडियम टर्म क्रेडिट लेते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म, वो होता है 5 से लेके 20 साल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑर्डर चल रहा है, 6 महीने से लेके 1 साल, फिर 1 साल से लेके 5 साल मीडियम टर्म, और 5 साल से लेके 20 साल तक के लिए लॉन्ग टर्म। इतना उधार भी आप ले सकते हैं। एक किसान जाके 5 साल से लेके 20 साल तक के लिए भी उधारी ले सकता है। नॉर्मली क्यों लेते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए, ट्यूबवेल के लिए, इन सब कामों के लिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिए जाते हैं। ये नॉर्मली बात हो रही है। बात है आपको ये समझाने की कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी अवेलेबल है, मीडियम टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। मिलता कितना है किसको, अब वो रियल बातें हैं, वो फील्ड वर्क होता है, वो हर गांव टू गांव डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन थ्योरी में और बुक्स में यही कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं सोर्सेस। हमने बात की रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल क्रेडिट की जरूरत क्या होती है, रूरल क्रेडिट कितने टाइम के लिए मिल सकता है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि जो रूरल क्रेडिट है उसके सोर्सेस क्या हैं, वो आपको कहाँ से मिल सकता है। तो 2 सोर्सेस होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर भी आपको उधारी देता है, या होता है फॉर्मल सेक्टर, वहां से भी आपको उधारी मिल सकती है, यानी इंस्टीट्यूशनल या फॉर्मल सेक्टर। लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के जो सोर्सेस हैं ये वाले होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल रूरल बैंक आपका। तो ये सारे हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर की, इनफॉर्मल सेक्टर सोर्सेस की, बेसिकली जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर सोर्सेस हैं। तो उसको बात करने से पहले कि कहाँ कहाँ से वो भी मिलता है, पहले समझेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर ना, हमारी मेजर जो प्रोपोर्शन ऑफ इकोनॉमी है ना, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो इनफॉर्मल सेक्टर से ना बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। गांव में आप जाएंगे ना, वहां पे फॉर्मल सेक्टर की इतनी नॉलेज नहीं होगी कि वहां से उधारी ली जाए, वहां पे मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर की हेल्प ली जाती है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में आपके कौन कौन लोग आ जाते हैं, मनी लेंडर आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, एजेंट्स आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड आ जाते हैं, इवन रिलेटिव्स भी आ जाते हैं।
कि लोगों ने जाके अपने रिलेटिव से उधार मांग लिया या किसी और से, वहां पे मनी लेंडर या किसी से भी उधार मांग लिया, क्योंकि इनफॉर्मल बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है और इजीली अवेलेबल लगता है किसानों को या फिर एक गरीब इंसान को गाँव में। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर कितना ज्यादा क्रेडिट देता है हमें इसी बात से पता चलता है कि 1951-52 में 93.6% जो फाइनेंशियल नीड्स थी वो जो रूरल एरिया में पूरी की जा रही थी वो इनफॉर्मल सेक्टर पूरी कर रहा था। यानी इनफॉर्मल सेक्टर जो टोटल फाइनेंशियल नीड थी एक रूरल एरिया में, वो 93.6% कौन पूरी कर रहा था? इनफॉर्मल सेक्टर दे रहा था। यानी फॉर्मल सेक्टर का हार्डली कोई रोल था। बट आज की डेट में भी, चलो तब का हम समझ सकते हैं कि तब एकदम नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी, नहीं पता था कहाँ जाए, बैंकिंग वगैरह के बारे में इतना नहीं पता था, बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज नहीं हुए थे नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उस टाइम इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट आज की डेट में जब इतने बैंक नेशनलाइज हो चुके हैं, जब रीजनल रूरल बैंक आ चुके हैं, नाबार्ड आ चुका है, इतनी इजी मतलब इतनी एक्सेसिबिलिटी दे दी गई है, उस टाइम पे भी इनफॉर्मल सेक्टर 30% देता है, 30% क्रेडिट देता है। तो ये भी अभी अपने आप में बहुत मेजर प्रोपोर्शन है कि इतना कुछ होने के बाद भी 30% जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर पूरी करता है। ओके, देन आपका आता है इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम क्या क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर से कैसे एक गरीब किसान को, एक फार्मिंग फैमिली को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग आपको लोन देते हैं ना, वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? वो क्या करेंगे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि कहीं फॉर्मलाइज नहीं है, किसी किताबों में मेंशन नहीं है, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपने लोन या इंटरेस्ट नहीं दिया वापस, तो वो आपका पूरा का पूरा लैंड ले लेते हैं। ये एक तरह का वो एक्वायर्ड लैंड ऑन फेलियर टू पे लोन एंड इंटरेस्ट। और क्या होता है कि ये जैसे मनी लेंडर हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, किसी से भी आप उधार लेने जा रहे हैं, ये लोग अकाउंट्स मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपको अकाउंट्स मैनिपुलेट हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा चार्ज करेंगे, और अगर आपने इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस नहीं दिया, तो वो लोग क्या करेंगे? आपका लैंड ले लेंगे। तो इस तरह एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कोशिश की जाती है कि इनफॉर्मल सेक्टर को जितने से जितना ज्यादा छोटा किया जाए, उससे जितनी कम हेल्प ली जाए, और जितना फॉर्मलाइज किया जाए इकोनॉमी को, और जितना फॉर्मल सेक्टर एक्सपैंड किया जाए। इसीलिए फॉर्मल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और फॉर्मल सेक्टर में कौन से सोर्सेज होते हैं, कैसे हम फॉर्मल सेक्टर से हेल्प लेते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो एज वेल, सो डू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड completely that what rural credit sources are and how they help, because we currently have seen what all problems are there in the informal sector, but we need to see कि फॉर्मल सेक्टर से भी हम कैसे लोन लेते हैं। सो ये अभी वीडियो कंप्लीट नहीं है, ये नेक्स्ट वीडियो तक आपका जाएगा, और आपको ये टॉपिक पूरा समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो पसंद आया, आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।